आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर उप प्रधानमंत्री का कार्यालय मूल संविधान के तहत बनाया गया, एक संविधानोत्तर विकास है, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया या 50वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक संविधानोत्तर विकास है, क्योंकि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के कार्यालय का कोई उल्लेख नहीं है। यह पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक पद है जिसे राजनीतिक आवश्यकता से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है प्रधानमंत्री के, संसद के, राष्ट्रपति के या फिर लोकसभा के। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि ऐसा अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या फिर भारत की सामयिकित निधि। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बजट। बजट जो वर्णन है, ठीक है, वह भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ऑप्शन है एच डी देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चंद्रशेखर जो हैं वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव कानून मंत्रालय या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के पालन करते समय सभी भारतीय अदालतों में सुनवाई करने का अधिकार है और इसी को भारत का महान्यायवादी कहते हैं और यह अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं और इस अधिकारी को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं कारणों से पद से हटाया जा सकता है। सभी सरकारी प्राप्तियों और परिव्यय का ऑडिट करने का अधिकार महालेखा नियंत्रक परीक्षक को है और महालेखा नियंत्रक परीक्षक यह रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके अलावा वह राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां और नगरीय निकाय या प्रांतीय निकाय नगरीय निकाय और पंचायती राज जो इकाइयाँ हैं उनका भी ऑडिट जो है करके वो राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न है, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? पहला है कि भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों में सभी व्यय ऑडिट का रिपोर्ट करना, सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि के खातों का ऑडिट करना और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जो है इसके द्वारा निभाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आता है? भारत के अटॉर्नी जनरल, पूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ या फिर लोकसभा अध्यक्ष। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पूर्व राष्ट्रपति।
क्योंकि भारत सरकार की वरीयता तालिका की वरीयता क्रम में नंबर 1 पर राष्ट्रपति, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पे प्रधानमंत्री, नंबर 4 पर राज्य के राज्यपाल, नंबर 5 पे पूर्व राष्ट्रपति और नंबर 5A पे उप प्रधानमंत्री और 6 पे भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो एक समान रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीट आवंटन आधारित है, आबादी, क्षेत्र, गरीबी या फिर भाषा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आबादी। क्योंकि प्रत्येक राज्य की लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे सौंपी गई सीटों के बीच अनुपात हो पूरे राज्य में एक समान। जिन राज्यों की आबादी 6 मिलियन से कम या उसके बराबर है उन्हें इस आवंटन से छूट दी गई है। उपरोक्त धाराएं जो है संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण निम्नलिखित राज्यों में मौजूद नहीं है, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु कर्नाटक या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु। क्योंकि अब तक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं था। लेकिन परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कर्नाटक और मेघालय के लिए 2-2 सीटें आरक्षित हैं। फिलहाल तमिलनाडु, केरल में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है राष्ट्रपति के विवेक से, प्रधानमंत्री के विवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के विवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सब सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 100 के भाग 3 के अनुसार कोरम न्यूनतम अनुच्छेद 103 नहीं, अनुच्छेद इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कि अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की संख्या में संबंध में उसकी कोरम में कितनी होती है, 1/3, 1/5, 1/11 या फिर 1/10। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1/10। क्योंकि अनुच्छेद 100 के भाग 3 के अनुसार कोरम न्यूनतम सदस्यों की संख्या है जो किसी भी कार्य करने के लिए सदन में उपस्थित होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन में बैठक का कोरम पूरा करने के लिए सदन की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा बैठक स्थगित कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, 15, 20, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 20। क्योंकि अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से पृथक चुनाव के द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये सदस्य इस तरह चुने जाते हैं जैसे संसद द्वारा कानून उन्हें प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं और राज्यसभा में सीटें 31 हैं। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और 19 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या फिर भीलवाड़ा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लद्दाख। क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्र है। नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे कच्छ और नंबर 4 पे अरुणाचल पूर्व में आता है। अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम जो है चौथे स्थान पे आता है। लोकसभा की 5 सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर सबसे बड़े 5 निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो नंबर 1 पे आएगा लद्दाख, नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे कच्छ, नंबर 4 पे अरुणाचल पूर्व और नंबर 5 पे अरुणाचल पश्चिम।
ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार की बात, जो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली का चांदनी चौक जो है वो सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सभी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य और बहुमत वाली पार्टी के सदस्य। जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? निवर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष को, उप निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों से, या फिर निवर्तमान लोकसभा के विपक्षी दल के नेता को। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि नई सरकार बनते ही संसद की विधायी शाखा सबसे पहले वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की सूची तैयार करती है। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नामित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को यह सूची प्राप्त होती है। इसके बाद मंत्री राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर उनकी सहमति मांगते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उसे इसका अधिकार है इसके विचार विमर्श में भाग ले, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करे, वोट बराबर होने की स्थिति में वोट करे, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने की स्थिति में संसद भवन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वोट बराबर होने की स्थिति में वोट करे, यह उसका अधिकार है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर सामान्य चर्चा निम्नलिखित में से किस चरण में होती है? विधेयक की शुरुआत के दौरान, दूसरे वाचन के दौरान, रिपोर्ट चरण के दौरान, या फिर तीसरे वाचन के दौरान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दूसरे वाचन के दौरान। किसी भी विधेयक को विधायिका के किसी भी सदन में 3 चरणों से गुजरना होता है। प्रथम में प्रारंभ में बिल पेश करने के लिए अनुमति का अनुरोध किया जाता है। यदि वह स्वीकृत हो जाता है तो बिल पेश कर दिया जाता है। विधेयक के दूसरे वाचन में विधेयक पर चर्चा होती है, जो 2 भागों में होती है। पहले उसके समग्र रूप के विधेयक पर व्यापक चर्चा होगी, उसके बाद चयन एवं संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पर किए गए आधार पर जांच की जाएगी। प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि बहस तीसरे वाचन तक समित होने पर विधेयक को पारित कर दिया जाए। आज का आखिरी प्रश्न है कि पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1952। क्योंकि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा या राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुसार 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का प्रस्ताव कर सकता है। राज्यसभा में अब 12 नामांकित सदस्यों सहित 245 सदस्य हैं। हर 2 साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।